बहुत ही पुराने सोशल वर्कर हैं। दिल्ली पुलिस में रहते हुए जो है सब इंस्पेक्टर से रिटायर हुए। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस के अंदर आमतौर पर इस प्रकार के आदमी होते नहीं है, पर ये पता नहीं कैसे रह गए। यानी इतना ईमानदार आदमी दिल्ली पुलिस में हो, हमने तो कभी सुना नहीं था। मतलब इतने महा ईमानदार आदमियों में दिल्ली पुलिस में थे। ये शायद हो सकता है दिल्ली पुलिस इसी वजह से जीवित है। तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमारे बीच में बैठे हैं। बाकी तमाम जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं सभी का मैं सम्मान करते हुए और थोड़ी सी बात कहूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत कुछ हमारे साथियों ने बहुत कुछ कह दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के बारे में, मई दिवस के बारे में, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या खराबी है, ये जो तमाम कानून तोड़ के नए बना दिए हैं, मजदूरों की क्या दशा दुर्दशा है, तमाम सब बातों के बारे में बहुत विस्तार से बताया। सरनजीत ने बताया, धर्मपाल एडवोकेट जी ने बताया, अभी मौर्य जी ने बताया, और हमारे सुरेंद्र जी ने बहुत लंबा विस्तार से बताया। मैं आपको कुछ बेसिक बात जो है ना थोड़ी ही करना चाहता हूँ। शायद वो बात अगर समझ में नहीं आएगी, तो हम कितना भी आंदोलन करें, हड़ताल करें, कुछ करें, कोई मतलब हासिल होने वाला नहीं है। इस सिद्धांत को, इस बात को समझना, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है, विचार करना बहुत जरूरी है, जो मैं बोलने जा रहा हूँ। साथियों, एक होती है राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल। भारत में 1300 से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं जो रजिस्टर्ड हैं, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। तो जो राजनीतिक दल होते हैं, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, क्षेत्रीय है या स्थानीय है, उसकी जो लोकप्रियता होती है उसके हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता है, बढ़ता है, ऊपर चलता है, वो कामयाब होता है। कि वो जनता के मुद्दों को कितना बढ़िया ढंग से उठाता है और कितना बढ़िया ढंग से उठा करके फिर वो आगे बढ़ता है, कैसे लोगों को जोड़ता है। ये राजनीतिक दल की खासियत है। वो कभी एक दूसरे का नहीं होता, वो अपने लिए ही जो है सारे कार्य करता है कि उससे उसका दल ऊपर उठे। दूसरा हम कहते हैं सरकार। सरकार कैसे चलती है? राजनीतिक पार्टी तो बहुत मोटी भूमिका में है कि वो लोकप्रिय हो, लोकप्रिय मुद्दों को उठाए, जनता के ज़्यादा मुद्दे उठा करके उनके साथ जुड़े और आगे बढ़े। सरकार कैसे चलती है? सरकार चलती है बहुमत से और अल्पमत से, अर्थात जिसका बहुमत होगा सरकार उसकी चलेगी। सरकार चलती है संविधान से, कानून से, और सरकार चलती है ब्यूरोक्रेट से, नौकरशाह से। जो देश में बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे चलती है सरकार। तो सरकार किससे चलेगी? संविधान से, कानून से और नौकरशाह से, और बहुमत से, अल्पमत से। बहुमत है तो सरकार को कोई झगड़ा नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, चाहे वो इमरजेंसी लगाए, देश में आग लगाए, कुछ लगाए, उसको कोई रोकने वाला नहीं, बहुमत से चले। अगर अल्पमत में है तो वो सरकार गिर जाएगी। मैथमेटिक्स का सवाल है। अब आता है नंबर 3 पे, सबसे बड़ा सवाल, वो है देश। देश कैसे चलता है? देश कैसे चलता है ये समझना है। देश चलता है पूंजी से। देश चलता है पूंजी से। पूंजी कहां से आती है? पूंजी 2 जगह से आती है। पूंजी 2 जगह से आती है। एक जगह उसकी कौन सी है? वो कुदरत ने दी है। अर्थात जितने भी हमारे जल, जंगल, जमीन है, खनिज पदार्थ है, जितने भी है, चाहे वो तेल का खजाना है, लोहे का, अभ्रक का, मैगजीन का,
सोने का, चांदी का, जो भी खजाना है वो सब प्रकृति का दिया हुआ है। समुंदर है, पहाड़ है, धरती है, में आपका जो है बड़ी बड़ी नदियां हैं और रेगिस्तान है, क्या क्या है, वो सारा का सारा खजाना प्रकृति का दिया हुआ है। उस प्रकृति के खजाने को प्राप्त करने के लिए ये जो देश बनाए जाते हैं, छोटे छोटे देश जो बनते हैं, जो आज दुनिया के अंदर जो है 200 से 210 से ज़्यादा देश बन गए, वो सब इस खजाने की लूट के वजह से कि ये मेरा समुंदर है, ये मेरी नदी है, मेरा पहाड़ है, मेरे रेगिस्तान है, मेरे ज़्यादा पेड़ है, ये मेरा अपना है, इसलिए मेरे को मिल जाएगी, मेरा देश होना चाहिए। यही से राष्ट्रवाद शुरू होता है। राष्ट्रवाद का और कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रवाद क्या है कि ये मेरा राष्ट्र है, इस राष्ट्र की ये जो रेखा है, भौगोलिक जो रेखा है, उसके अंदर जैसे ये मेरा मकान है, इसके अंदर जो है मेरा है, इसमें कोई अंदर नहीं घुसेगा मेरे इजाज़त के बगैर, मेरी इजाज़त के बगैर इसके अंदर कोई घुसेगा नहीं। ठीक है, ऐसे ही जो है राष्ट्रवाद इसी बात की इंगित करता है। तो एक तो पूंजी हो गई जो कुदरत ने दी हुई है, और दूसरी पूंजी क्या है? दूसरी पूंजी है जो श्रम से उत्पादित होती है, यानी जो लोग पैदा करते हैं, उसमें किसान है, मजदूर है, सीधा सीधा किसान और मजदूर, उनके बगैर कोई देश की पूंजी बन नहीं सकती। छोटे से छोटा ये पेन है, पेन, ये पेन जो है ऐसे नहीं बन गया, हवा में नहीं बन गया, कोई जादू से नहीं बन गया कि हाथ में ऊपर उठाया और पेन बन गया, ऐसे नहीं बन गया। ये बाकायदा मेहनत की है किसी ने, इसमें किसी की मेहनत लगी हुई है, श्रम लगा हुआ है, यानी श्रम द्वारा उत्पादित एक ये पेन एक पूंजी है, एक ये प्रोडक्ट है जो श्रम द्वारा, यानी श्रमिक ने, मजदूर ने कुछ थोड़ा सा वेतन पा करके ये चीज पैदा की है। तो ऐसे जितना भी धरती के ऊपर जो भी चीज है उस देश में या पूरी धरती में, वो सारा श्रमिक का पैदा किया हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि सारी दुनिया में जो भी पैदा किया है वो मजदूरों के द्वारा पैदा किया हुआ है। चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो जहाज हैं, चाहे वो पानी के जहाज है जो ऊपर उड़ने वाले हैं, रेलगाड़ी है, इंजन है, बस है, ट्रांसपोर्ट है, कुछ भी है, एनीथिंग, वो श्रमिक ने पैदा की है, मजदूर के द्वारा पैदा की हुई है। तो इसलिए हम सब जब बात करते हैं मजदूर का शोषण जब होता है, गरीब होता है, कमजोर होता है, पिटता है, जब उसका कोई उसको परेशान करता है, उसका दर्द होता है, गरीब रहता है, तो हम क्या कहते हैं, सारे मजदूर इकट्ठा हो जाओ, सारे दुनिया के मजदूर इकट्ठा हो। इसलिए हम कहते हैं सारे दुनिया के मजदूरों इकट्ठा हो, क्योंकि सारी दुनिया का तुमने बनाया है या भगवान ने बनाया है, या तो उस कुदरत ने हमको दिया, और फिर ये मजदूर ने, मनुष्य ने, जो मनुष्य भी उसी ने बनाया, और फिर दोनों ने मिलकर के इस सृष्टि को चलाया। तो सृष्टि के दो मालिक हैं, एक जो उस कुदरत ने दिया सामान, और दूसरा मजदूर ने जो बनाया। इन दोनों ने मिलकर संसार को बसाया, संसार चल रहा है। हम लगा लीजिए कि सिर से लेकर पैर तक जो भी पहना हुआ है, जो भी खाते हैं, कपड़ा हो चाहे कुछ हो, सारा मजदूर का, ये जो है किसान का बनाया हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये, इसलिए सबसे बड़ी समस्या कहाँ पैदा हुई, अब ये जो बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मूल बात है, वो जो श्रम के द्वारा उत्पादित पूंजी है, उससे देश चलता है। और उस पूंजी को ये जो राजनीतिक पार्टी जो है, जो सत्ता में आती है, सरकार जिसे बोलते हैं, वो सरकार जिसके बहुमत में होती है, वो पूंजीपतियों को इस देश की पूंजी सौंप देती है, ट्रांसफर कर देती है कि आप लीजिए, आप चलाइए इस देश को। यानी कि जो पूंजी है, जो देश की पूंजी है, जो देश की पूंजी है, वो किसको सौंप दी? वो थी पूंजी किसकी? वो पूरे देश की थी। जब देश आजाद कराया तो देश किसका था? पूरे देश का था, सबके देश के लोगों का था। यानी जितने भी लोग थे सबने लड़ाई लड़ी, कोई फांसी पर चढ़ गया, कोई किसी डंडे खाए,
किसी को जो है वैसे गोली से मार दिया, कोई जेल में पड़ा रहा, लेकिन सबने आज़ादी पाई ना, सबने मिलके। तो इसका मतलब जो पूंजी थी, जो सब एक घर के 5 भाई है, तो 5 भाइयों ने मिलकर घर बनाया, तो 5 लोग होया कि नहीं होया? अब कोई एक कहे कि नहीं मेरा घर है, तो 4 लोगों के साथ गद्दारी है। तो ऐसे ही जब इस देश के 35 करोड़ लोगों ने जब देश में आज़ादी पाई, जब अपना सब कुछ मेहनत करके कोई लड़ा, कोई मरा, किसी ने कैसी मेहनत की और देश को आज़ादी मिली, तो देश किसका हुआ और देश की पूंजी किसकी हुई? देश की पूंजी सबकी मजदूरों की, जिन्होंने पैदा किया। लेकिन इस पूंजी पर जिनको लोगों को जिता के भेजा, जिन लोगों को आपने सरकार बनाने के लिए जिता के भेजा, उन्होंने उस पूंजी को किसको दे दिया? कुछ थोड़े से लोगों को दे दिया। देखिए कितना बड़ा जुल्म है। इसको हम कहते हैं पूंजीवाद। जब हम पूंजी के खिलाफ बोलते हैं, पूंजीवाद के खिलाफ बोलते हैं। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद का एक बहुत सीधी सी परिभाषा है। पूंजीवाद मतलब निजीकरण। जब मैं अपने लिए कुछ करता हूँ, अपने प्रॉफिट के लिए करता हूँ, यानी मैं अपने मेरा हो, मेरी घरवाली का हो, मेरे बच्चे का हो, मेरे परिवार का हो, मेरे गोत्र का हो, मेरी जाति का हो, इसका मतलब निजीकरण। यानी मेरा भर जाए, मेरा भरा तो जग भरा, अथवा मेरा पेट भर गया, बाकी था भूखा मर रहे मरते हो, इसको निजीकरण बोलते हैं। पूंजीवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। जब ये सिचुएशन आ जाएगी, समाज में आ जाती है, तो ये समझिए समाज में असमानता पैदा होनी शुरू हो जाती है। एक बहुत बड़ा वर्ग आस्ता आस्ता गरीब होता चला जाता है और एक छोटा सा वर्ग अमीर बनता चला जाता है। ये बहुत मोटा फार्मूला है। तो आज देश के अंदर हो यही रहा है कि जो देश की पूंजी है, अर्थात जो हम लोगों ने रेल के इंजन बनाए, रेल के डिब्बे बनाए, रेल की लाइनें बिछाई, सड़कें बनाई, कारखाने बनाए, क्या नहीं बनाया, बड़े बड़े कारखाने बनाए, आज वो सारे इस देश की सरकारों ने मिल करके उन पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिए। इसीलिए महंगाई है। हमें कारखाने के अंदर मिलता है 12,000, 14,000, 15,000, 18,000, 20,000, और जब उस तनख्वाह को लेके जाते हैं तो क्या होता है? बाजार में 40,000 में भी गुजारा नहीं होता। तो जो पूंजी है, सबसे बड़ा जो अत्याचार है वो पूंजीपति करता है। पूंजी से देश चलता है। ठीक ऐसे मान लीजिए जैसे घर जो है ना, घर आपका किससे चलेगा? पूंजी से चलेगा। यानी आपकी जेब में जितने पैसे हैं, जितना आपको वेतन मिलता है, घर उससे चलेगा। घर जो है कर्म कांड से नहीं चलेगा। आप कितनी चोटी बढ़ा लो, कितने तिलक लगा लो, कितनी मूर्तियां रख लो घर के अंदर, घर नहीं चलेगा। कीर्तन करा लो, घर नहीं चलेगा। घर किससे चलेगा? पैसे से चलेगा। भूखे भजन होने को पाला और ये लो अपनी कंठी वाला। कितने कीर्तन करा लो, कितनी चादर ओढ़ लो, हनुमान की पूजा कर लो, दुर्गा की पूजा कर लो, कोई पूजा कर लो, घर नहीं चलेगा। घर चलेगा आप कितनी तनख्वाह लाते हो, कितना कमा, मेरा बच्चा कहाँ पढ़ेगा, मेरा मकान कैसा बनेगा, मुझे कहाँ जाना है, वहाँ पर उसके लिए क्या ट्रांसपोर्टेशन होगा, सब उससे तय होगा। इस बात से तय नहीं होगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ, मैं बाड़िया हूँ, मैं चमार हूँ, मैं फलाना हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। तो ये चीज अगर हमारी समझ में आ जाए कि आज इस देश की पूंजी पर किसने डाका मार दिया। यदि वो हमारे एक साथी कामरेड सतवीर सिंह, आज वो आए निभाई जी में, बीमार चल रहे हैं, उन्होंने एक भगत सिंह पर रागनी लिखी थी, भगत सिंह पर रागनी सुनाई कि पड़ गया डाका आज़ादी पे जिसको तुमने ढहा था। यानी कि जो हमने पूंजी बनाई थी, इस देश के लोगों ने जो पूंजी बनाई थी, आज़ादी ली थी, उस सारी पूंजी में डाका किसने मार लिया? इन पार्टियों ने मिल करके टाटा को, बिरला को, अंबानी को, अडानी को, इन तमाम सबको दे दिया। सारी संपत्ति आपकी लूट कर उनको दे दी और वो अमीर इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपकी हालत क्या होगी?
आप तो जब देखो जब उधार मांगते पाओगे, उधार। जहाँ जितने आदमी बैठे हैं, ज्यादातर जो मजदूर हैं खास तौर से, वो ज्यादातर जो है कर्ज में पाएगा, कहीं ना कहीं कर्ज में पाएगा। और उसके ऊपर से जातिवाद, जब इनको लगता है कि मजदूर इकट्ठा हो रहा है, मेरे खिलाफ लड़ पड़ेगा, मैंने बढ़ते न कदम मार न देखता मिल जाऊंगा। सेठ को बड़ा डर लगता है, जो सेठ साहूकार होते हैं बहुत डर लगता है। वो अपने साथ सिक्योरिटी वाला रखा गया है, वो सिक्योरिटी वाला आगे चला, वो पाचन चल लगा, मतलब इतना डर लगता है उनको पता है कि ये जो मजदूर है ना, किसी दिन मेरे को गला पकड़ लेगा मेरा, इसलिए वो बड़ी सिक्योरिटी साथ रखता है। और वो क्या करता है, मजदूरों को आपस में लड़ाने का काम करता है। उसको जातिवाद के चक्कर में, उसको धर्मवाद के चक्कर में, ये सब मुसलमान है इतना नाश इसने कर रखा है, ये हरिजन है, सारा दंतरा ये खागे, सारा रिजर्वेशन ये खागे, और क्या क्या करके उसको जो है आपस में लड़ाते हैं ताकि ये कभी इकट्ठे ना हो पाए। तो इसलिए जो है मजदूर की समझ में ये बात आती नहीं है। तो मैं जो आप लोगों से बात कहना चाहता हूँ आज छोटी सी सभा में, कि एक तो मजदूर की कोई धर्म जाति नहीं होती है। मजदूर की धर्म जाति अगर होती तो जब वो वेतन मिलता है ना फैक्ट्री के अंदर या कहीं भी काम करते हैं, तो जाति देख करके, धर्म देख करके या रंग देख करके आपकी वेतन तय नहीं करता। वो बाकायदा जो है, वो ब्राह्मण जो लगा हुआ है उसके अंदर उसके भी उतने पैसे हैं, जाट लगा हुआ है उसके भी उतने पैसे हैं, पंजाबी लगा हुआ है उसके भी उतने पैसे हैं, और जो हरिजन लगा हुआ है उसको भी उतने पैसे मिलते, बराबर मिलते हैं। तो इसलिए उसके लिए जाति का कोई महत्व नहीं है। तो मैं साथी भी बात कहना चाहता हूँ आपसे कि एक तो आप लोग जो है इन सब बातों को छोड़ करके, क्योंकि जब तक मजदूर के अंदर मजदूर चेतना का विकास नहीं होगा, जब तक ये पूंजीपति हावी रहेगा, आपकी धन संपत्ति पर हावी रहेगा, आपकी पूंजी पर हावी रहेगा, आपके देश पर हावी रहेगा, आपके मान सम्मान पर हावी रहेगा, आपकी जो भी फैमिली है उसका गुजारा नहीं होने देगा, आपको कर्ज में रखेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको तमाम प्रकार के भेदभाव भूल करके, जाति के, धर्म के तमाम सब भेदभाव भूल करके, और आपको इकट्ठा रह करके रहना। एक बात। दूसरी बात कि हमारे गरीब लोगों में, मजदूरों में कई तरह के नशे का व्यापार जो है, नशे का चलन, नशे की आदतें डाल दी जाती है। हमारे भाई नशा बेचने वाले, हमारे भाई पीने वाले, दोनों एक, बेचने वाला ही मजदूर और पीने वाला ही मजदूर। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, जब हमारा कोई मजदूर बेचारा, उसकी घरवाली काम करती है, बहुत मुश्किल से घरों में काम करती है, वो कमा के लाती है, और वो बैठा बैठा दारू पीता है। वो दारू पिएगा और वो जरा सी बोल पड़ेगी उसको मारेगा, पैसे नहीं होगा पैसे छीन लेगा। वो बेचारी जैसे तैसे करके कितनी मुश्किल से कमाती है, कितने दुख सह करके, वो जो उसका मालिक है पता नहीं क्या बोल दे, क्या नहीं बोल दे, चोरी का इल्ज़ाम लगा दे, क्या क्या कर दे, फिर भी वो बेचारी काम कर करा करके लाएगी और वो दारू पिएगा। तो यहाँ मैं देखता अपनी इस कॉलोनी में, मैं जब यहाँ पर आया, बहुत बुरा हाल है। यहाँ भी काफ़ी लोग जो है ये शराब बेचने का काम करते हैं। मेरे को किसी ने कहा, काफ़ी लोगों ने, कि गुप्ता जी आप इसके बारे में आंदोलन चलाओ, इनकी शिकायत करो, एसीपी को, डीसीपी को, इनको शिकायत करो। मैंने कहा भैया आप मेरे से कह रहे हो, आपने शिकायत क्यों ना कर दी अब तक? मतलब मेरे सिर पर शेरा बांधने की बजाय अपने आप कर देते। तुम तो पढ़े लिखे यहाँ के हो, तो बड़ी बड़ी मोटी हस्तियाँ हो यहाँ की, तुमने क्यों शिकायत कर दी? बोले होता तो कुछ है ना, बरबा मेरे तक क्यों आंगन आ रहे हो, मैं कर दूंगा कुछ। मैंने कहा पुलिस से शराबबंद नहीं हो सकती। अगर पुलिस से शराबबंद होती तो हो ही जाती। पुलिस के पास तो क्या आ जाए, उसका 2 4 5 केस कर देगी, पूरा जेल में कर देगी, तारीख लगाएगी, जमानत हो जाएगी, वो फिर चलता रहेगा। और क्या करेगी? पुलिस से शराब बंद नहीं होती। शराब बंद होगी अगर जब गरीब आदमी के दिमाग में अपने बच्चों के प्रति चेतना आ जाएगी,
कि मुझे अपने बच्चे पढ़ने हैं, इन बच्चों को मैंने पढ़ाना है ठीक ठाक, तब जा करके वो छोड़ने के बारे में सोचेगा। पुलिस से कुछ नहीं होता। पुलिस से क्या है, और उसकी इनकम बढ़ जाएगी। वो जहाँ ले जाता होगा, मान ले यहाँ से 2000 रुपये ले जाता होगा, हमारी शिकायत करे पीछे वो 3000 रुपये हो जाएगी, उसके रेट बच जाएगा भाई, इतना होगा। अगर इतनी शिकायत आ रही है बहुत तगड़ी, गाड़ी तो वो अपना ठा ले, वो अपना बिस्तर ठा ले, नहीं तो जो है पीछे बढ़ा दे, तो वो तो ये काम करेंगे पुलिस वाले। तो पुलिस तो हम लोगों ने, हमारा जो अनुभव है ज़िंदगी का, मतलब कितने 40 साल हो गया हमें करते करते, लोगों की देखते देखते, कि पुलिस के पास कोई हल नहीं है इस चीज़ का, सिवाय इस बात के कि गणना बंद कर देगी, 2 बार बंद कर देगी, 3 बार बंद कर देगी, 4 बार बंद कर देगी, 8 केस लगा देगी, 10 केस लगा देगी, क्या करेगी, चलता रहेगा, उससे खत्म नहीं होगा। ये लोगों के अंदर खुद चेतना आनी पड़ेगी। हमारे भाई बैठे हैं बीच में, हमारा ही भाई है, मैं ये तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, अनुरोध कर सकता हूँ प्यार से, वो भी हाथ जोड़ सकता हूँ उनके सामने, भाई अगर उनका गुजारा, क्योंकि गुजारा तो करना है, हम भी तो गुजारा कर रहे हैं, ऐसी तो बात नहीं कि गुजारा नहीं कर रहे अपना। यो कोई जरा जहर बेचे तो क्या हो जाएगा, कितने बच्चे मरते हैं, कितने घर बर्बाद होते हैं। तो हम तो मानवता के नाते यही कह सके भाई अपना कोई और काम कर लो, शराब की दूध बेच लो, दही बेच ले, परचून की दुकान कर लो, सैकड़ों काम हो, सैकड़ों काम हो, एक काम है, कितने काम है। मेरी ये दुकान है, मेरी एक दुकान फ्री में ले ले भाई 1 साल तक, अगर 1 रुपये ले ले तो मैं सबके सामने बातें कर रहा हूँ, 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे, ये दुकान फ्री ले ले, 1 ले ले, 2 ले ले, ये धंधे ने छोड़। मैं नाम नहीं दे रहा किसी का कि कौन आदमी कर रहा है, वो तो वो बात है जिस जो कर रहे हैं उन्हें पता है। मैं नहीं कर रहा हूँ, हम तो अपना त्याग कर सकते हैं गरीब लोगों के भले के लिए, गरीब लोगों के परिवार के लिए। ये बेचारे गरीब आदमी हैं, ये बेचारे क्या खाएंगे, जो 7, 8, 10 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये कमाते हैं, उनकी घरवालियाँ जो हैं घरों में काम करके 5 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये लाती हैं, वो क्या तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी और क्या बनाएंगी। तो मैं तो कहता हूँ भाई मेरे पे जो लिए सही है, मेरे पे ले ले, लेकिन भाई छोड़ दे। इतनी बड़ी रकम नहीं है कि मतलब और करोड़पति भी हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा, मान लो करोड़पति हो गया फिर क्या बन जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो एक रिक्वेस्ट है यही है, हमको शिकायत के पुलिस में शिकायत करे, बहुत हमारे पास ताकत है, हम मतलब शिकायत भी कर सकते हैं, वहाँ धरना भी दे सकते हैं, 20 से 50, 200 आदमी ले जा भी सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। लेकिन हमें वो भी अच्छा लगेगा कि जहाँ पर पुलिस आवा, डंडे घुमावे, फराड़ा करे, वो भी हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई तो हमारा है तो हमारा गरीब भाई, तो ये भी हमें अच्छा लगेगा नहीं। तो खैर ये मैं एक मेरा मन का दर्द था अंदर का, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया कि भाई ये ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं, ये गरीब आदमी के लिए, मानवता के लिए, छोटे परिवारों के लिए, मजदूर परिवारों के लिए ठीक नहीं। अच्छी बात है, इसको छोड़ा है। तो साथियों आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत मेरे को खुशी हुई, पहली बार यहाँ पर जो है ये मजदूर दिवस मनाने का कार्यक्रम लिया आप लोगों के सहयोग से, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद।